कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े फैसले की चाबी किसी इंसान के हाथ में है। मतलब सोचिए कि एक तरफ एक फैक्ट्री है जो जो लगातार भारी घाटे में चल रही है। बहुत ज्यादा घाटे में। हाँ, बिल्कुल। और अगर उस फैक्ट्री को चालू रखा गया तो पूरी की पूरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर उसे बंद कर दिया गया तो वहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूर रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। मतलब उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाएगी। बिल्कुल। उनके परिवारों का क्या होगा? अब देखिए, एक विकल्प चुनने का मतलब है पूरी कंपनी को डुबाना, और दूसरा विकल्प चुनने का मतलब है सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करना। दोनों ही फैसले पूरी तरह से गलत महसूस होते हैं, है ना? एकदम सही। और फिर भी कोई ना कोई फैसला लेना तो जरूरी है। इस तरह की स्थिति में कोई क्या करता है? इसी उलझन, इसी कश्मकश को समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में उतरे हैं। और ये बहुत ही अहम विषय है। हाँ, तो श्रोताओं, आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, यानी कॉरपोरेट और बैंकिंग सिद्धांतों से जुड़े दस्तावेजों का एक ऐसा समूह है जो सीधे इंसान के ज़मीर और कॉरपोरेट मशीनरी के टकराव पर बात करता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी कुर्सी पर बैठता है तो क्या होता है। हाँ, उसकी नैतिकता, उसके बचपन के मूल्य और एक बेजान कंपनी के नियम आपस में कैसे टकराते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यह विषय सिर्फ किताबी बातें नहीं है। मतलब अक्सर हम कॉर्पोरेट नैतिकता या एथिक्स की बात करते हुए सीधे नियमों और ऑडिट कमेटियों की तरफ भागते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि नियम सब ठीक कर देंगे। राइट। लेकिन स्रोत सामग्री हमें वापस उसी जगह खींच लाती है जहां से सब शुरू होता है, यानी इंसान का अपना दिमाग, उसकी नींव। उसकी मनोवैज्ञानिक नींव। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक इंसान के व्यक्तिगत मूल्य कैसे बनते हैं, हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो दबाव में आकर अनैतिक काम क्यों करता है, या फिर दबाव में भी अपनी ईमानदारी कैसे बचाए रखता है। तो चलिए इस इंसान की नींव को ही पहले डिकोड करते हैं। स्रोत में मानव व्यवहार को समझने के लिए 3 बहुत ही भारी शब्द दिए गए हैं। हाँ, मान्यताएं, मानदंड और मूल्य। बिल्कुल। बिलीव्स, नॉर्म्स और वैल्यूज। अब अक्सर बोलचाल में हम इन तीनों को एक ही तराजू में तोल देते हैं, है ना? हाँ, लोग इन्हें पर्यायवाची समझ लेते हैं। लेकिन स्रोत इन्हें एक तार्किक श्रृंखला की तरह देखता है। अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो मान्यताएं या बिलीव्स हमारे भीतर की वो छिपी हुई दुनिया है जिसे हम परम सत्य मानते हैं। सटीक। मान्यताएं वो है जो आपके अनुसार दुनिया का सच है। जैसे कोई ये मान सकता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। एक काफी नकारात्मक नजरिया। हाँ। या कोई और मान सकता है कि दुनिया में सब लोग मूल रूप से अच्छे हैं। ये उनका अपना वैचारिक ढांचा है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? हम सिर्फ अपनी मान्यताओं के आधार पर समाज में व्यवहार नहीं कर सकते। इन मान्यताओं को एक फिल्टर से गुजरना पड़ता है जिसे समाज तय करता है। और वो फिल्टर है मानदंड, यानी नॉर्म्स। अच्छा, यानी जो अलिखित नियम होते हैं, मतलब समाज की उम्मीदें। बिल्कुल। मानदंड वो अनौपचारिक दिशा निर्देश हैं जो हमें बताते हैं कि किसी समूह में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इसका कोई लिखित कानून नहीं होता। कोई उदाहरण? जैसे जब आप किसी लिफ्ट में घुसते हैं तो आप मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। हाँ, सब ऐसे ही करते हैं। राइट। लेकिन अगर आप लिफ्ट में घुसकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो कोई आपको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएगा। अरे हाँ, कोई सजा नहीं है इसकी। कोई सजा नहीं है, लेकिन वहां खड़े बाकी लोगों को बहुत असहज महसूस होगा। तो समाज में सद्भाव और एक नियंत्रण बनाए रखने के लिए इंसान अनजाने में ही इन मानदंडों का पालन करता रहता है। ये लिफ्ट वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है। मतलब मानदंड वो बाहरी दबाव हैं जो हमारी मान्यताओं को एक सामाजिक आकार देते हैं। सही कहा। लेकिन स्रोत कहता है कि इन सबसे गहरा, सबसे बुनियादी हिस्सा कुछ और है, और वो हैं मूल्य या वैल्यूज। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हम अपने मूल्य खुद तय नहीं करते। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है ना? स्रोत के अनुसार ये मूल्य बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकों और समाज द्वारा हमारे अवचेतन मन में एक तरह से प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। और यही प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ये इतनी गहरी होती है कि हम बिना सवाल किए इसे अपना लेते हैं। स्रोत मूल्यों को 2 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटता है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। पहला है अंतिम मूल्य, यानी टर्मिनल वैल्यू, और दूसरा है साधनात्मक मूल्य या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। यहां मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ये दोनों शब्द सुनने में बहुत अकादमिक लगते हैं।
स्रोत इन्हें परिभाषित करता है कि टर्मिनल मूल्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इंस्ट्रूमेंटल मूल्य उस तक पहुंचने का साधन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। लेकिन अगर हम इसे एक तस्वीर में बदलें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम मूल्य एक कंपास की तरह है जो हमें उत्तर दिशा दिखाता है? मान लीजिए वो दिशा सफलता या शांति है। बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, और साधनात्मक मूल्य वो कुल्हाड़ी है जिसे हम जंगल के बीच से उस दिशा में अपना रास्ता बनाते हैं। एकदम परफेक्ट। अब सोचिए, कंपास सबको सफलता की दिशा दिखा रहा है, लेकिन कोई उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जंगल की झाड़ियों को काटने के लिए करता है। मतलब कड़ी मेहनत करने के लिए। बिल्कुल। और कोई उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अपने साथ चल रहे लोगों को डराने और उनका सामान छीनने के लिए करता है, यानी अनैतिक व्यवहार के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक बात हो गई। जी। लक्ष्य दोनों का एक है, सफलता। हाँ, लेकिन साधन, वो इंस्ट्रूमेंटल व्यवहार पूरी तरह से अलग है। और इसीलिए यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि व्यक्तिगत मूल्य हर इंसान के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय होते हैं। फिंगरप्रिंट की तरह? हाँ, दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों का टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल मूल्यों का संयोजन एकदम एक जैसा नहीं हो सकता। सबका मॉरल फिंगरप्रिंट अलग होता है। ये फिंगरप्रिंट वाली बात ही मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। क्यों? अगर हम सभी के पास ये एक अनोखा, पूरी तरह से अलग नैतिक फिंगरप्रिंट है, हाँ। तो सोचिए जब ऐसे हजारों लोग सुबह 9 बजे एक विशाल कांच की कॉर्पोरेट इमारत में घुसते हैं तो क्या होता है? हाँ, एक बहुत बड़ा क्लैश होता है। बिल्कुल। वहां तो हर चीज एक समान होनी चाहिए। नियमों की एक किताब है। मुझे लगता है कि यहीं पर आकर व्यक्तिगत नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता के बीच की असली जंग शुरू होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं पर वो घर्षण पैदा होता है। व्यक्तिगत नैतिकता आपके अपने ज़मीर पर निर्भर करती है। अगर आप अकेले कमरे में कुछ गलत करते हैं तो आपका ज़मीर आपको परेशान करेगा। लेकिन व्यावसायिक नैतिकता या बिजनेस एथिक्स केवल ज़मीर पर नहीं चलती। तो वो किस पर चलती है? वो कानूनी ढांचे, नियामक आवश्यकताओं और कंपनी के बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट से बंधी होती है। राइट। टकराव तब होता है जब उस फिंगरप्रिंट वाले व्यक्ति के आंतरिक मूल्य कंपनी के बाहरी मूल्यों से मेल नहीं खाते या टकराते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर व्यावसायिक नैतिकता पहले से ही कानूनों द्वारा तय है, अगर हर कंपनी में आज कंप्लायंस टीम्स बैठी हैं, ऑडिट हो रहे हैं, हजार तरह के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हाँ, हर जगह चेक एंड बैलेंस है। तो फिर दुनिया भर में इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैम क्यों होते हैं? मतलब इस सब का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें, ये कंपनी के मूल्य सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए होते हैं? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। क्या असलियत में मैनेजमेंट व्यक्ति को अपने उसी बचपन के फिंगरप्रिंट से, अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मजबूर कर देता है? स्रोत भी इसे नजरअंदाज नहीं करता। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से एक ताकतवर लीडरशिप के प्रभाव की बात करता है। लीडरशिप का प्रभाव? हाँ, किसी भी संगठन में अगर शीर्ष पर बैठा कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति अनैतिक है तो वो पूरी कंप्लायंस टीम, सारे ऑडिट और सारे नियमों को ताक पर रख सकता है। बाप रे, ये तो काफी डरावना है। बिल्कुल। जब बात अल्पकालिक मुनाफे यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की आती है तो अक्सर कर्मचारियों को ये अलिखित संकेत दे दिया जाता है कि वे कुछ अनैतिक चीजों को अनदेखा कर दे। तो ऐसे में एक आम कर्मचारी क्या करें? क्या वो सिस्टम के सामने घुटने टेक दे? वे आपके व्यवहार में भी दिखने चाहिए। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हाँ, राइट। अगर कंपनी सत्यनिष्ठा की बात करती है लेकिन झूठी सेल्स रिपोर्ट लाने वाले को प्रमोशन देती है तो इसका मतलब है कि वहाँ मूल्यों और व्यवहार में कोई तालमेल नहीं है। और यहीं पर वो इंसान फंसता है। जब कंपनी की कथनी और करनी अलग होती है तो एक आम कर्मचारी अपनी पहचान कैसे बचाए? इसके लिए मजबूत सिद्धांतों की जरूरत होती है। हाँ, स्रोत इसका उपाय दो बहुत ही वजनदार शब्दों में देता है: सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी, यानी इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए सत्यनिष्ठा को थोड़ा गहराई से देखते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सत्यनिष्ठा का मतलब सिर्फ सच बोलना है ना? हाँ, बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन स्रोत इसकी जड़ तक जाता है। सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी शब्द का अर्थ है पूर्ण होना, अविभाजित होना। अविभाजित मतलब बिना बटा हुआ? बिल्कुल। गणित में हम इंटीजर पढ़ते हैं, जो एक पूर्ण संख्या होती है, उसमें कोई भिन्न या दशमलव नहीं होता। इंसान के मामले में इसका मतलब है कि आप अंदर से जो है और बाहर से जो है उसमें कोई विभाजन नहीं है। वाओ,
इस सोचने का बहुत अच्छा नजरिया है। ये सिर्फ दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, ये अपने खुद के मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन हम सब इंसान हैं। दबाव में आकर या अनजाने में ही सही सत्यनिष्ठा टूटती है, हमसे गलतियां होती हैं। ये तो मानवीय स्वभाव है। हाँ, और स्रोत में मुझे जो सबसे व्यावहारिक हिस्सा लगा वो ये है कि जब सत्यनिष्ठा टूटती है तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए। और यहाँ स्रोत कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे आम बीमारी पर वार करता है, बहानेबाजी। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट अवधारणा दी गई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई प्रतिबद्धता टूटती है तो हमारा पहला मानवीय स्वभाव क्या होता है? हम बहाने ढूंढते हैं। हाँ, हम कहते हैं ट्रैफिक बहुत था, मार्केट क्रैश हो गया, या किसी दूसरे विभाग ने मुझे डेटा नहीं दिया। स्रोत कहता है कि सत्यनिष्ठा वापस पाने का पहला और सबसे अहम कदम है बिना कोई एलिबी दिए अपनी गलती स्वीकार करना। नो एलिबी नियम। एलिबी जो वैसे तो एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब है कि मैं घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था। कॉर्पोरेट दुनिया में इसका मतलब है ये मेरी वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल सही पकड़े आप। स्रोत साफ कहता है कि अगर आपसे चूक हुई है तो बिना कोई सफाई दिए उसे स्वीकार करें, परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। बस मान लें कि गलती हुई है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, माफी मांगना महत्वपूर्ण है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको तुरंत बताना होगा कि आप उस टूटी हुई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब क्या कदम उठाने वाले हैं। और यहीं से जन्म होता है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी यानी नैतिक और कानूनी जवाबदेही। स्रोत एक मैनेजर का उदाहरण देता है जो काफी प्रासंगिक है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। जब टीम सफल होती है तो अक्सर मैनेजर सारा श्रेय ले लेते हैं, लेकिन जब कोई विफलता आती है तो वे सिस्टम, अर्थव्यवस्था या अपनी ही टीम के जूनियर सदस्यों को दोष देने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, विशेष रूप से एक मैनेजर, उन कारकों का बहाना नहीं बनाता जो उसके नियंत्रण में नहीं थे। वो असफलता को अपनी जिम्मेदारी के रूप में गले लगाता है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसी जिम्मेदारी को एक दिशा देने के लिए स्रोत एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत को सामने लाता है। कौन सा सिद्धांत? सुनहरा नियम या पारस्परिकता की नैतिकता, जिसे द गोल्डन रूल कहते हैं। अच्छा, वही कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। बिल्कुल, ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ये एक बेहद तार्किक और व्यावहारिक व्यापारिक सिद्धांत है। अब देखिए, सत्यनिष्ठा, बहाने ना बनाना, जिम्मेदारी लेना, ये सब सुनने में एक बहुत ही सीधी सड़क की तरह लगते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, कॉर्पोरेट दुनिया कोई सीधी सड़क नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब ये सीधी सड़क एक ऐसे चौराहे पर आकर खत्म हो जाती है जहां सारे रास्ते गलत लग रहे हों। डिलेमा की स्थिति। चलिए वापस उसी फैक्ट्री वाले उदाहरण पर चलते हैं जो मैंने शुरुआत में दिया था। एक भारी घाटे वाली फैक्ट्री बंद करते हैं तो 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो मानवीय रूप से गलत है। बिल्कुल गलत है। चालू रखते हैं तो पूरी कंपनी डूब जाएगी और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो व्यापारिक रूप से गलत है। स्रोत कहता है कि नैतिक दुविधा या एथिकल डिलेमा यही है। हाँ, ये सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं है। ये दो सही के बीच या दो गलत के बीच का टकराव है। और ये हिस्सा इस पूरे अध्ययन का चरम है। जब कोई व्यक्ति ऐसी दुविधा में फंसता है तो वो क्या करे? इसके लिए कोई गाइड बुक तो होती नहीं है। नहीं, लेकिन स्रोत इसे सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस वैचारिक दृष्टिकोण और निर्णय लेने के ढांचे या फ्रेमवर्क्स देता है। अच्छा, वो कौन से हैं? पहला दृष्टिकोण है एंड रिजल्ट आधारित सोच। इसका मतलब है वो फैसला लो जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम भला हो। ठीक है, समझ गया। दूसरा है नियम आधारित सोच, जो कहता है कि नतीजे चाहे जो हों, जो नियम किताब में लिखे हैं उनका सख्ती से पालन करो। रूल्स आर रूल्स। बिल्कुल। और तीसरा है देखभाल आधारित सोच, जो पूरी तरह से उस सुनहरे नियम और मानवीय करुणा पर टिका है। लेकिन परेशानी यह है कि अगर मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर हूं तो मैं इन तीनों में से कौन सा दृष्टिकोण चुनूं? यही तो असली कश्मकश है। क्योंकि अगर मैं एंड रिजल्ट चुनता हूं तो मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा ताकि बाकी कंपनी बची रहे, लेकिन अगर मैं देखभाल आधारित सोच चुनता हूं तो मैं उन 100 लोगों का चेहरा देखकर फैक्ट्री चालू रखूंगा। दोनों ही दृष्टिकोण मुझे अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए स्रोत हमें मनोविज्ञान और एकेडमिक दुनिया के कुछ बेहतरीन फ्रेमवर्क से मिलाता है। सबसे पहले आते हैं लॉरेंस गोहलबर्ग,
कोहलबर्ग का सिद्धांत कहता है कि नैतिक निर्णय हमेशा निष्पक्षता, न्याय और वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी पर। हाँ, वे कहते हैं कि भावनाओं को किनारे रखकर तार्किक रूप से ये देखो कि न्यायपूर्ण क्या है। पर क्या ये इंसानों के लिए संभव है? जब सामने 100 मजदूर रो रहे हों तो भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात करना एक मशीन का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। आपकी ये बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है और इसीलिए हार्वर्ड के प्रोफेसर लिन पेन का मॉरल कंपस यहां बहुत काम आता है। मॉरल कंपस ये कैसे काम करता है? वे इसे 4 Ps कहती हैं। 4 Ps। जब भी कोई दुविधा आए तो अपने फैसले को इन 4 बिंदुओं पर कसें। ठीक है, बताइए। पहला P है उद्देश्य या पर्पस। क्या ये काम किसी सार्थक उद्देश्य को पूरा करता है? दूसरा P है सिद्धांत या प्रिंसिपल। क्या ये हमारे स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है? और बाकी दो? तीसरा P है लोग यानी पीपल। क्या ये प्रभावित होने वाले लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है? और चौथा P है शक्ति या पावर। क्या हमारे पास ये निर्णय लेने का अधिकार है? अच्छा, चलिए इस कंपस को अपनी फैक्ट्री वाली दुविधा पर लगाते हैं। लगाइए। उद्देश्य कहता है कि कंपनी को दिवालिया होने से बचाना है, यानी फैक्ट्री बंद करो। लेकिन लोग कहता है कि 100 मजदूरों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, यानी फैक्ट्री चालू रखो। हाँ, टकराव तो है। ये 4 Ps तो आपस में ही टकरा रहे हैं। ये कंपस तो मुझे और भ्रमित कर रहा है। नहीं, ध्यान से देखिए। ये कंपस आपको भ्रमित नहीं कर रहा है। ये आपको ठीक ये बता रहा है कि समस्या कहाँ है। कैसे? ये आपको दिखा रहा है कि उद्देश्य और लोग के बीच सीधा टकराव है। अब एक मैनेजर के रूप में आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। आपको एक ऐसा बीच का रास्ता खोजना है जो इन दोनों का सम्मान करे। बीच का रास्ता? शायद आप फैक्ट्री बंद करें, लेकिन उन 100 लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सेवरेंस पैकेज या नई नौकरी खोजने में मदद का प्रावधान करें। ये फ्रेमवर्क आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप किसी एक पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज न करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। यह आपको समस्या को टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक और लेंस की बात करता है जो मुझे निजी तौर पर सबसे ज्यादा धारदार लगा। क्रेग ई जॉनसन के 3 लेंस, और इसमें जो सबसे अहम है वो है पब्लिक लेंस। हाँ, पब्लिक लेंस निर्णय प्रक्रिया का सबसे कड़ा टेस्ट है। ये सारे एकेडमिक सिद्धांतों को एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये पब्लिक लेंस एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति से सीधे पूछता है कि आज बंद कमरों में मैं जो भी फैसला ले रहा हूं, क्या मैं कल सुबह इस पूरी कार्रवाई को राष्ट्रीय मीडिया के सामने या कल के अखबार की सुर्खियां में देखने के लिए तैयार हूं? एकदम सही। अगर ये सोचते ही आपके पेट में ऐंठन होने लगे या आपको लगे कि नहीं, ये तो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपके उस फैसले में नैतिकता का कोई ना कोई बड़ा समझौता हो रहा है। बिल्कुल, ये एक अलार्म की तरह है। हाँ, ये नैतिकता को किसी भारी भरकम दर्शन शास्त्र की किताब से निकालकर सीधे असली दुनिया की जवाबदेही से जोड़ देता है। बिल्कुल, ये पारदर्शिता की सबसे बड़ी कसौटी है। चाहे हम कोहलबर्ग की तार्किकता का इस्तेमाल करें या लिन पेन के 4 Ps का, स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि निर्णय व्यवस्थित होना चाहिए, सभी के लिए उचित होना चाहिए और उसमें कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। तो आज के इस लंबे और गहरे अध्ययन से हमने क्या निचोड़ निकाला? काफी कुछ। हाँ, हमने देखा कि नैतिकता केवल सही और गलत के बीच कोई आसान सा चुनाव नहीं है। ये हमारे बचपन से मिले उन फिंगरप्रिंट जैसे मूल्यों को एक बेहद जटिल, नियमों से बंधी और अक्सर बेरहम कॉर्पोरेट दुनिया के बीच नेविगेट करने की एक निरंतर कला है। बिल्कुल सही। हमने ये भी सीखा कि सत्यनिष्ठा का मतलब एक पत्थर की मूर्ति बन जाना नहीं है जो कभी गलती नहीं करती, बल्कि इसका मतलब है कि जब हमारी सत्यनिष्ठा में दरार आए तो हम कोई एलिबी, कोई बहाना ना बनाए। हम जिम्मेदारी लें। राइट, हम खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी लें और उस दरार को भरने के लिए दोबारा प्रतिबद्ध हों। और जब दुविधा सामने आए तो उसे 4 Ps और पब्लिक लेंस जैसे औजारों से सुलझाएं। एकदम सही। व्यापार और व्यक्तिगत जीवन को 2 अलग-अलग डिब्बों में बंद करके नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति घर पर एक तरह के मूल्यों को जीता है और ऑफिस के डेस्क पर दूसरे मूल्यों को, वो व्यक्ति अंततः खुद से ही हार जाता है। ये चर्चा भले ही बैंकिंग और कॉर्पोरेट दस्तावेजों के पन्नों से उठी हो, लेकिन इसकी जड़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई तक जाती हैं।